नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये आपका थर्ड वीडियो होगा एंड आई वुड मतलब बिफोर हैंड आप लोग से कहना चाहूँगा कि दिस विल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यूपीएससी का ये सबसे प्यारा टॉपिक है। यूपीएससी को मतलब ये इतना प्रेम है, इससे इतना प्रेम है कि अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है, अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक तो फंडामेंटल राइट से आएगा ही आएगा, चाहे प्रीलिम्स में हो, चाहे मेंस में हो, चाहे इंटरव्यू में पूछ लो, लेकिन वो आता ही है। फंडामेंटल राइट्स ऐसा लगता है कि जैसे यूपीएससी ने बनाया है, मतलब यूपीएससी को इतना पसंद है कि मतलब उसने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एसेंस है उसी को फंडामेंटल राइट्स में देखा है। एंड आप देख सकते हैं पुराने प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स आप उठा के देख सकते हैं एंड यू विल फाइंड कि जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम मतलब ट्रू टू द वर्ड है। हर एक चीज़ एकदम सही है कि फंडामेंटल राइट्स हर साल आते ही हैं। अगर 5 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे पॉलिटी से रिलेटेड, वैसे तो पॉलिटी में हमेशा ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 11, 12, 21, 30 तक भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो यू कैन इमेजिन कि इसमें से कितने क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से आते हैं। कुछ आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो मैं आप लोग को बाद में फिर बताता चलूँगा जैसे से होगा। एंड वैसे भी मैं जो आपका जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके पॉलिटी का वीडियोस का, वो इसी बेसिस पे है कि डिपेंडिंग अपॉन द जो वेटेज इन द एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम्स में वेटेज है इनका, उसके हिसाब से। जैसे फंडामेंटल राइट्स के बाद हम लोग लेजिस्लेचर्स वगैरह करेंगे, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीज़ें देखेंगे। सो दे हैव द मैक्सिमम चंक ऑफ द वेटेज ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, सो दैट इज़ वाई हम लोग उनको पहले देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा बट आई मस्ट टेल यू दैट इट विल बी वर्थ इट। ये मतलब पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगा। इसके अंदर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ इसके अंदर इंकॉर्पोरेट की जाएगी, कुछ भी छूटेगा नहीं आप लोग के लिए। एंड आप लोग को इससे बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। बट फिर भी आप लोग को, जैसे मैंने कहा था, एम लक्ष्मीकांत का दामन ना छोड़िएगा। लक्ष्मीकांत को पढ़ डाला तभी पॉलिटी झिंगा लाला। आप लोग को उनको पढ़ना ही पढ़ना है। इनफैक्ट मैंने उनसे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चोरी की हुई है, सो यू कैन स्टडी देम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात की तो व्हाट डज फंडामेंटल राइट्स, देयर आर द बेसिक राइट्स जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी कर रहा है किसी सिटीजन को। समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, दैट इज वाई इट शुड गारंटी समथिंग। जो वो चीज़ गारंटी कर देगा इट विल बिकम द फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल मतलब बेसिक, जिसको कहा जा सकता है कि हाँ ये तो होगा ही होगा। सो दिस आर द बेसिक राइट्स जो कि एक सिटीजन को दिया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको इतना पावर दे के रखा है, इसकी इतनी सेफ गार्ड करके रखी गई है कि इसको तो कोई वॉलेट कर ही नहीं सकता। ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स, दैट इज वाई इनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ये आपके पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल्स वगैरह हम लोग बारी बारी देखना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग बेसिकली देख सकते हैं। तो आर्टिकल 12 जहाँ से स्टेट का डेफिनेशन होता है वहाँ से लोग कुछ लोग समझते हैं, नहीं तो कुछ लोग 13 से दिखाते हैं। 13 से लेकर 35 तक आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो वी विल टेक एवरीथिंग वन बाय वन करके सब देखना स्टार्ट करेंगे। ओके, थोड़ा सा फास्ट हो सकता है मैं जाऊँ क्योंकि ये बहुत सारे इसके अंदर आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स के सब आर्टिकल्स हैं, सब आर्टिकल्स के डेफिनेशंस हैं। सो वी हैव टू गो थोड़ा लिटिल बिट फास्ट, बट ट्राई कीजिएगा कि पूरा वीडियो देखिएगा तो पूरे वीडियो में आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, बट ये डिटेल होगा। ओके, दिस आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। मैंने जैसे बताया फंडामेंटल राइट्स होने का मतलब यही है कि भाई इनको सिर्फ राइट्स का गारंटी नहीं मिला कि इसमें बस मेंशन कर दिया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन कर दिया, वो मेंशन कर। नो, इट हैज़ बीन गिवन द पावर ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। इनको एनफोर्सेबिलिटी का पावर दिया गया कि कोर्ट्स इनको लागू करा सकते हैं। अगर इसमें से किसी का भी इन्फ्रिंजमेंट होता है, वायलेशन होता है, वॉइड किया जाता है, तो फिर यू कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट्स। आप कोर्ट में सीधा जा सकते हैं और इनके एनफोर्सेबिलिटी के लिए आप केस दायर कर सकते हैं एंड कोर्ट विल मेक श्योर कि आपका ये वायलेशन जो हो उसको रिवर्स किया जाए। आपका जो क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन किया जा रहा है उसको रिवर्स किया जाए। ओके, सो नेक्स्ट, सैंक्शंस बिहाइंड दिस फंडामेंटल राइट इज द आइडिया क्या है आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, आपका जो इससे पहले मैंने आप लोग को ब्रीफ में छोटा सा बताया था कि डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो है वो आपका सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। सॉरी, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स डिफाइंस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जैसे पूछा था
डीपीएसपी के लिए। उसी तरीके से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को जो आपका गारंटी करता है, दैट इज द फंडामेंटल राइट। ओके, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मैंने इनिशियली यहाँ पे लिख के रखा है, बिकॉज दे आर द क्रक्स। यूपीएससी ने इसी में से कितने बार क्वेश्चन पूछा है मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, ठीक है। यही आपको 8-10 जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर ही काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए। आगे भी मैं आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में लेके जाऊंगा तो भी आपको बताऊंगा कितने सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने डायरेक्टली इन्हीं में से उठा के लिया है। सो आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट आर द बेसिक एसेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो नेक्स्ट, अगर इनिशियल थोड़ा सा हिस्ट्री भी अगर आप लोग को जानना हो तो 1215 में आपका इंग्लैंड में एक रेवोल्यूशन होता है, और रेवोल्यूशन के बाद वहाँ के जो किंग होते हैं वो बिल ऑफ राइट्स, सॉरी बिल ऑफ राइट्स ने फंडामेंटल राइट्स का एक मैग्ना कार्टा एक साइन करते हैं। ओके, सो वहाँ से एक्चुअली ये जो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से डिराइव किया जाता है। बट टू बी प्रिसाइज, ऐसा इन्होंने मैग्ना कार्टा किया, लेकिन एज यू नो कि इंग्लैंड डजंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। सो उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने की वजह से वो क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा कहीं पे मतलब ऐसे वो अलग से एक पेपर की तरह है, लेकिन वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सो बिल ऑफ राइट्स विच इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, अमेरिका यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बिल ऑफ राइट्स करके एक अलग से सेक्शन बना के रखा गया है, जैसा कि आपके यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन बना के रखा है, उसी तरीके से बिल ऑफ राइट्स करके एक वहाँ पे सेक्शन बना के रखा गया है, जिसमें काफी सारे बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है जस्ट लाइक आपके यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है वैसे ही वहाँ पे मेंशन करके रखे हैं। ओके, सो दीज हम लोग ने जो आइडिया वहाँ से लिया फंडामेंटल राइट्स को अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह देने की, तो हम लोग ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से वहाँ से चोरी किया। ओके, सो मतलब चोरी इज द नॉट द टर्म, चोरी तो मैं करता हूँ आप लोग के लिए, लेकिन ये है कि जो हम लोग ने किया है उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। ओके, सो वी हैव कॉपीड इट बट वी हैव गिवन ए सिग्निफिकेंट चेंजेस उसके अंदर करके रखा है। ओके, सो नेक्स्ट, दैट इज वाई इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा था। ये सब चीज़ें याद रखने की कोई जरूरत नहीं। ओके, इट एक्ट्स एज ए लिमिटेशन, ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि इट एक्ट्स एज ए लिमिटेशन। फंडामेंटल राइट्स जितना आपको पावर देते हैं, मतलब आपके सिटीजन्स को पावर देते हैं, उतना ही आपके एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगाम लगाने का काम करते हैं, लिमिटेशंस लगाने का काम करते हैं, एक बॉर्डर बनाने का काम करते हैं कि आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं। आप एग्जीक्यूटिव भले हो, आपके पास दुनिया भर का पावर भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी आप इतना ज़्यादा हद क्रॉस नहीं कर सकते कि फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो जाए। ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल राइट्स की पावर, यही है कि भाई आपका जो लिमिटेशन है वो सेट करने की कोशिश करता है, ये सिटीजन्स को एम्पावर करता है और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव को लिमिट भी करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट इसमें आगे मैं बताऊंगा आप लोग को, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके फंडामेंटल राइट्स होता है, आगे सब बात की जाएंगे। ओके, इसमें एक और ये चीज़ याद रखिएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आर्टिकल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 44 के थ्रू निकाला गया था, ना कि 42 के तरह। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है कि आर्टिकल 42 उसके अंदर ऑप्शन में होता है, 44 भी ऑप्शन में होता है, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। सो वहाँ पे बच्चे बार बार 42 को टिक करके आते हैं, क्योंकि 42 में इतने ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस लाए गए थे, तो लोग समझते हैं कि 42 में ही वो चेंजेस किया गया होगा, इंदिरा गांधी जी ने करवाया था। सो मैनी थिंक कि 42 के थ्रू ही ऐसा किया गया होगा, बट इट इज़ रॉन्ग। 44 अमेंडमेंट जो कि 1978 में किया गया था, उसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया था। ओके, चलिए आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें कुछ 13 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ चुके हैं, सो वी हैव टू बी वेरी थरो विद देम। फर्स्ट है, ये तो बहुत ही मतलब मैंने कई बार इसको आंसर किया हुआ है। सो दीज आर द राइट्स जो कि आपके 15, 16, 19, 29, 30 में जो मेंशन किए गए, ये आपके जो 5 आर्टिकल्स हैं, इसमें जो आपके राइट्स मेंशन किए गए, दोज आर ओनली सोनली रिजर्व फॉर द सिटीजन्स ओनली, ठीक है। ये सिटीजन्स को ही सिर्फ मिल सकता है, बाकी के जो राइट्स है फॉरेनर्स को भी अलाउड है, लेकिन ये जो आपके 5 हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के होते हैं। सो व्हाट आई यूज टू डू इज, यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा राइट फॉरेनर्स को भी मिलता है, कौन सा राइट सिटीजन्स को भी मिलता है। सो मैंने क्या किया था, ये पांचों को बस याद करके रखा था कि दीज आर ओनली रिजर्व फॉर द सिटीजन्स ओनली। सो रेस्ट कोई भी क्या बोलता है आपका आर्टिकल आता था, राइट आता था, सो इट वॉज डायरेक्टली गिवन टू द कि वो आपका एनिमी मतलब फॉरेनर्स को भी अलाउड है। ओके, नेक्स्ट, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट मतलब इनका वायलेशन किसी भी कीमत में नहीं किया जा सकता, इनके ऊपर कोई बाउंडेशन किसी भी कीमत में नहीं लगाया जा सकता, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट। बट दिस इज क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मतलब कि
इनके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं फॉर द बेटरमेंट, अच्छे के लिए लगाया गया है, ना कि बुरे के लिए। मतलब ऐसा नहीं किया गया कि हाँ आपको राइट टू स्पीच है लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं किया गया। आपको कुछ कुछ चीज़ें के ऊपर जैसे मर्यादा का ध्यान देना, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक जो मोरालिटी है उसका ध्यान देना पड़ेगा। सो दिस इज क्वालिफाइड, मतलब कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो कि मतलब अच्छाई के लिए रिस्ट्रिक्शन होना, दैट इज नोन एज क्वालिफाइड रिस्ट्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट, दिस राइट्स ट्रैक्स अ बैलेंस बिटवीन, किसके किसके बीच में बैलेंस बनाता है, राइट ऑफ द इंडिविजुअल और सोसाइटी के राइट्स के। मतलब जब मैंने आपको बताया कि क्वालिफाइड होने के लिए क्या जरूरी है कि इसने सोशल जो आपका पब्लिक स्पीयर के साथ साथ एक सामंजस्य बना के चलता है कि भाई इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाओ लेकिन उतना ही लगाओ कि सोसाइटी को कोई हार्म ना हो। ठीक है, सो ये एक राइट ऑफ द इंडिविजुअल और राइट ऑफ द सोसाइटी के बीच में एक हार्मनी बनाने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट, आपकी बहुत सारे मोस्ट ऑफ द राइट्स जो है वो आपके स्टेट के एक्शन के लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी है। आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो रेट वगैरह से रिलेटेड होता है, मैं आप लोगों को रेट वगैरह भी इसी में कंप्लीट करा दूंगा। ओके, सो दैट वापस से रेट के लिए एक वीडियो बनाना ना पड़े, रेट भी इसी में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कुछ फंडामेंटल राइट्स लिमिटेशंस पैदा करते हैं जो कि नेगेटिव कैरेक्टर में है, और कुछ आपके पॉजिटिव कैरेक्टर के हैं, जैसे कि आगे एग्जांपल में बताऊंगा, लेकिन आप लोग ऐसे समझने कुछ नेगेटिव राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो मतलब पब्लिक के लिए नेगेटिव नहीं है, वो गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जो गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस लगाते हैं उनको नेगेटिव राइट्स कहा जाता है, नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। और जो गवर्नमेंट को किसी काम के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो उसको कहा जाता है आपका पॉजिटिव राइट्स। फॉर एग्जांपल आपका आर्टिकल 21A जो है वो आपका एजुकेशन से, राइट टू एजुकेशन से, तो ये प्रोत्साहित करा कि गवर्नमेंट को राइट टू एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, कुछ कुछ ऐसे है जैसे कि डिटेंशन वाला राइट जो है वो आपका गवर्नमेंट के मतलब एग्जीक्यूटिव के किसी भी डिटेंशन से रिलेटेड कोई भी काम को रिस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, तो लिमिटेशन पैदा करना है। तो दो नेगेटिव आगे मैं सब डिस्कस करने वाला हूँ, डोंट वरी, सारा का सारा एकदम डिटेल में अच्छे तरीके से बात किया जाए, बट यू शुड हैव द एग्जांपल पता होना चाहिए। ओके, फर्स्ट, दीज आर जस्टिसेबल इन नेचर, मैंने बता दिया एनफोर्सेबल है तो जस्टिसेबल ऑटोमेटिकली हो गया। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वाई दे आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स, ये तो मैंने पहले बता देता हूँ। ओके, नेक्स्ट, पार्लियामेंट ही फंडामेंटल राइट्स के अंदर कोई भी अमेंडमेंट वगैरह कर सकते हैं, किसी भी हद तक जाके कर सकते हैं, बट वो वायलेट नहीं करेगी आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पहले बात हो चुकी है। ओके, सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से केस में आता है, केशवानंद भारती केस में आता है, जो कि 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। ओके, सो दैट इज द डेट जो आप लोगों को याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, केशवानंद भारती केस था। ओके, नेक्स्ट, आपका फंडामेंटल राइट्स को कुछ कुछ केसों में जैसे नेशनल इमरजेंसी के केस में इसको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ आर्टिकल्स है जैसे कि आर्टिकल 2021 जो है इसको किसी भी कीमत पे आप हटा नहीं सकते, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो चाहे कोई भी इमरजेंसी हो। ओके, नेक्स्ट, अगर आपका जो आर्टिकल 19 है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन के समय पे या फिर नेशनल इमरजेंसी के समय पे ही सिर्फ उसको सस्पेंड किया जा सकता है, इंटरनल इमरजेंसी के तहत उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी डिटेल में, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ओके, हम लोग सब देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा हम लोग ने आर्टिकल 31A, 31B, 31C के अंदर कुछ लिमिटेशन सेट करके रखे हैं। ठीक है, इनके बारे में भी डिटेल में लास्ट में मैं बताऊंगा। तो ये आपके जो आर्टिकल्स है ये कुछ लिमिटेशंस पैदा करते हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स इनका वायलेशन नहीं कर सकते, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन किया गया एंड फंडामेंटल राइट्स के अंदर मेंशन किया गया, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ओके, एंड मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड भी किया। ओके, नेक्स्ट, कुछ कुछ केसेस में जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस सर्विसेज, इन सब के लिए पार्लियामेंट चाहे तो कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स या सारे फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर सकती है, उनसे बाहर भी जा सकती है, एग्जीक्यूटिव कोई भी काम करा सकता है। ओके, मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसा क्यों, फॉर द प्रॉपर मतलब फंक्शनिंग। फॉर एग्जांपल ऐसे बता दूं कि जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति से बहुत एक्स्ट्रा काम कराया जाए, ठीक है, एकदम इनह्यूमन तरीके से काम कराया जाए, या फिर उसको कुछ चीज़ों की ना बोलने का अधिकार है, तो वो मतलब आपके राइट टू स्पीच का वायलेशन है आर्टिकल 19। सो बट इट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग हैं वो अपने ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभाएं, तो ये ड्यूटी सुपरसीड्स द फंडामेंटल राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स को ओवरटेक कर लेगा आपका ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट, मार्शल लॉ अगर किसी एरिया में एनफोर्स में है तो फिर फंडामेंटल राइट्स उसको रिस्ट्रिक्ट, फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट,
सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्सेबल करने के लिए कोई भी एक्ट लॉ वगैरह पास कर सकती है। ओके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके, एक दो बार, जितने बार हो सके आप लोग पढ़िएगा, लिखिएगा, रटिएगा, जैसे भी चाहिए वैसे कर सकते हैं। दिस आर द मेन क्रक्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, चलिए अब बारी बारी से आते हैं, एक एक फंडामेंटल राइट्स बारी बारी से आर्टिकल वाइज देखते जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल वाइज देखते जाएंगे तो सब समझ में आता जाएगा। ओके, फर्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 12 है। मोस्ट ऑफ द मतलब आज के काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि 12 को, आर्टिकल 12 को फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं मानते, बिकॉज इट ओनली गिव द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट का डेफिनेशन देता है कि स्टेट व्हाट कंप्राइजेज, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट, ऑल द लोकल बॉडीज, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज वगैरह जो भी है, ऐसी प्राइवेट एजेंसी या बॉडी जो कि गवर्नमेंट के लिए कोई भी काम करी है, वो सब स्टेट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सो दिस आर्टिकल ओनली मेंशंस व्हाट द स्टेट शब्द का मतलब क्या होता है, स्टेट के अंदर कौन कौन कंप्राइज करने वाला, दैट इज द ओनली सोल ऑफ द, दैट इज वाई इसको कुछ कुछ लोग आपका फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा नहीं मानते, बट इट्स अप टू यू, आप लोग जैसे मानना चाहे वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 13, इसके अंदर पहले से मेंशन कर दिया गया है कि आपके आर्टिकल 13 के अंदर कोई भी लॉ जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाए, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी इलेक्टेड लॉ हो, नेक्स्ट कोई भी ऑर्डिनेंसेस वगैरह हो, या फिर कोई स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो जो कि लेजिस्लेशन के थ्रू पास किया गया हो, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हो, उन सब को चैलेंज करने का, उनको सबको जुडिशियल रिव्यू के अंदर लेके आने का ताकत दिया गया आर्टिकल 13 के अंदर। आर्टिकल 13 के अंदर यही मेंशन किया गया कि कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा, उसको जुडिशरी अंडर द जुडिशियल रिव्यू जैसा टर्म नहीं यूज किया गया, लेकिन उन्होंने ये कहा गया कि जुडिशरी चाहे तो उसको नल एंड वॉइड करार दे सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है। ओके, सो दिस आर ऑल द लॉज जो कि इसके अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट राइट टू इक्वालिटी, लेट स्टार्ट विद द ऑल द राइट्स। अब राइट्स स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से सारे के सारे। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, जिसके अंदर फर्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 14। ओके, आर्टिकल 14 व्हाट इट सेज, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, ये दोनों टर्म इसके अंदर जुड़े हुए हैं, दोनों का अपना अपना मीनिंग है। ठीक है, तो मीनिंग्स में ना जाके हम लोग सिर्फ देखेंगे कि क्या है इसके अंदर। ऐसे कोई भी पर्सन, ये देख लीजिए, ये आपका आपका 15, 16, 19, 29, 30 इन सबसे बाहर आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ द, मतलब सिटीजन एज वेल एज आपका फॉरेनर्स जो है उन सब के लिए। ओके, सो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है कि जो लॉ है उसके सामने हर एक आदमी एक समान है, मतलब चाहे राजा हो चाहे रंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ के सामने सबके सब एक ही समान है। एंड लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जो है वो ब्रिटिश अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ या फिर लॉ या लेजिस्लेशन या कोई भी स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन हो सकता है, उस वो हर एक के ऊपर इक्वली लागू होने वाला है और वो सबको इक्वल प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, ये मोर ऑफ द पॉजिटिव होता है, ये आपका ब्रिटिश वर्जन जो है उसको नेगेटिव कॉन्नोटेशन माना जाता है। ठीक है, सो वी हैव बोथ। ओके, इसका कुछ एक्सेप्शंस दिया गया है वीजा विच आर वेरी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आपके अपने ऑफिशियल एक्ट्स के लिए आंसरेबल नहीं है। ठीक है, अनलाइक आपके जैसे आप ब्यूरोक्रेट जब हो जाओगे, आप डीएम वगैरह बन जाओगे, सो यू विल बी आंसरेबल फॉर एवरी ऑफिशियल एक्ट, जो भी आप करना ऑफिशियल एक्ट आप कुछ करोगे, आपके ऊपर इंक्वायरी वगैरह बैठती है। सो आपको वहाँ पे जाके मतलब अपना अकाउंट देना पड़ेगा कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया, ये मैंने क्यों किया, कैसे किया, क्या रीज़न था, वो सब करना पड़ेगा। लेकिन आपके प्रेसिडेंट और गवर्नर को ऐसा करने का कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी नहीं की जा सकती आपके प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ जब तक वो अपने ऑफिस में बैठे हुए। ओके, ऑफिस से निकलने के बाद किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट कोई भी अरेस्ट या फिर इम्प्रिजनमेंट नहीं किया जा सकता आपके प्रेसिडेंट और गवर्नर। मोस्ट ऑफ द जो राइट्स हैं वो आपके प्रेसिडेंट गवर्नर
एंड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के रिलेटेड ही है। ओके नेक्स्ट, ये तो समझ में आ गया, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आपका सिविल प्रोसीडिंग्स अगर करना है तो सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स के नोटिस के बाद ही किया जा सकता है। ओके नेक्स्ट, कोई भी ट्रू रिपोर्टिंग, कोई भी ऐसा रिपोर्टिंग जो कि एक्चुअली में सही है एकदम, मतलब उसमें कुछ भी फेक नहीं है, मतलब फेक रिपोर्टिंग नहीं किया जाए, एकदम ट्रू रिपोर्टिंग अगर की जा रही है तो चाहे वो कितना भी गंदा हो, कितना भी घटिया हो, किसी के भी बारे में हो, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति क्यों ना, भारत का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर उसके बारे में ट्रू रिपोर्टिंग की जा रही है तो उसके ऊपर कोई भी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम नहीं किया जाएगा कि जबरदस्ती उसको पकड़ के जेल में बंद करेगा कि राइट टू इक्वालिटी का हनन करेगा, ऐसे कोई नहीं होगा। ओके नेक्स्ट, जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो अपने कुछ भी कहने या किसी भी तरीके का वोट देने के लिए लायबल नहीं होंगे आउटसाइड द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर वो जो भी वोटिंग करते हैं, जो भी वो बोलते हैं, उनको उनके पार्लियामेंट के बोले हुए किसी भी बयान के लिए उनको बाहर कटघरे में नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर तैश में आके, गुस्से में आके किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कह दिया कि भाई आपको तो गोली मार देनी चाहिए, ऐसा वैसा, तो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर क्या बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर क्या बोलते हैं डराने का, धमकाने का, ये सब का चार्जेस लगा के उनके ऊपर केस कर दिया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। ओके, पार्लियामेंट इस सुप्रीम, वो अलग चीज़ है, वहाँ पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है, किसी को भी कुछ भी बोल सकता है, एंड बाहर उसके वो कुछ भी अलग तरीके से रहेगा। ओके, इसके अलावा 31C लास्ट में देखने वाले हैं, तो ये आपका एक्सेप्शन दिया गया। नेक्स्ट, फॉरेन जो आपके विजिटर्स होते हैं, जो आपके मतलब हाई कमिश्नर्स वगैरह होते हैं, एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं, उनको कुछ कुछ इम्यूनिटी दी जाती है, जैसे कि वहाँ को उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनके लिए ऐसा किया जा सकता है कि भाई किसी फंक्शन उनके लिए कुछ अगर ऑर्गेनाइज किया गया है तो कुछ चीज़ों का वायलेशन वगैरह किया जा सकता है, जस्ट टू, मतलब उनके लिए किया जा रहा है। ओके, यूएनओ वगैरह से अगर कोई आ रहा है तो उनके लिए किया जा सकता है। इन दैट केस कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ राइट टू इक्वालिटी का पालन नहीं किया जा रहा। ओके नेक्स्ट, सॉरी, आर्टिकल 15, no citizen of India shall be discriminated on the basis of religion, race, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इसमें याद रखिएगा दो इंपॉर्टेंट शब्द है आपका, डिस्क्रिमिनेशन ओनली, यहाँ पे शाल बी बेस ऑन द बेसिस ऑफ, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे ओनली, डिस्क्रिमिनेशन ओनली होना चाहिए था, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा दोनों शब्द होना चाहिए, यहाँ पे ओनली लिखा होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऐसा करके आना चाहिए। ठीक है, ओनली एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये जो शब्द है इन दोनों की वजह से बहुत एम्फोसिस पड़ता है। क्यों? फर्स्ट ये बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसके किसके बेसिस पे, ये चीज़ के बेसिस पे, इसके अलावा किसी चीज़ के बेसिस पे किया जा सकता है, ओनली ऑन द बेसिस, ऐसा दिख रहा है आप लोग को। ओनली का मतलब ये है कि इनके बेसिस पे नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या बोलते हैं इनके अलावा कोई भी बेसिस हो तो उस पर वो किया जा सकता है। इसमें भी एक्सेप्शन दिए गए, जैसे वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए किए जा सकते हैं, दो उनका सेक्स या क्या बोलते हैं उम्र वगैरह का डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, बट फिर भी इनके ऊपर अलग से प्रोविजन किया जा सकता है। इसके अलावा SCs एंड STs के लिए, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनके लिए अलग से कोई भी प्रावधान किया जा सकता है, इवन दो इट वॉलेट्स था आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 का वॉलेशन भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोग के लिए किया जा सकता है। ओके, और बाकी ये तो कोई इतना खास नहीं। नेक्स्ट, आर्टिकल 16, ठीक है, अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जैसे आपका अभी जस्ट 15 में किया गया कि आपके किसी भी बेसिस पे नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से यहाँ पे पब्लिक अपॉइंटमेंट्स वगैरह में, एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह में आपके क्या बोलते हैं किसी भी बेसिस पे सेम वैसा जो वहाँ पे था वही सारे के सारे कास्ट, क्रीड, रेस, बर्थ वगैरह सारे के सारे आ जाएंगे, उनके बेसिस पे नहीं किया जाएगा। उसके अलावा दो और चीज़ में ऐड किया गया, डिसेंट और रेसिडेंस। ठीक है, डिसेंट और रेसिडेंट, डिसेंट मतलब वंशाज, मतलब जो कहते हैं ना वंश, मैं इनके वंश का हूँ। ठीक है, सो उसके बेसिस पे भी नहीं किया जाएगा, और रेसिडेंस के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। हाँ, हालांकि ऐसा है कि कुछ कुछ अभी स्टेट्स वगैरह हैं जो आपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके कुछ रेसिडेंस के क्राइटेरिया वगैरह रखते हैं, बट उनको मतलब अगर जब भी वायलेशन के लिए केस किया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर दिए जाएंगे। ओके, बट देयर आर थिंग्स जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स लोग काम करें ज़्यादा। ओके नेक्स्ट, बाकी एक्सेप्शन क्या है कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज ए
कंडीशन फॉर द सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने बताया कि कुछ कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट होते हैं जिसके लिए रेसिडेंस एक क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, एनी बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो चाहे तो अलग से जाके एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग से कुछ क्राइटेरिया कर सकते हैं, उसको आर्टिकल 16 का वॉलेशन नहीं माना जाएगा। ऐसा कर सकते हैं कि भाई बैकवर्ड क्लासेस को आप रिजर्वेशन दे सकते हो कि हाँ भाई आपको 20% का इसमें सीट्स वगैरह का एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको इतनी इतनी सीट्स दे सकते हो, उसको वायलेशन नहीं। बैकवर्ड क्लासेस मतलब आपका SC ST क्लासेस। ओके, नेक्स्ट, रिलीजियस डिनोमिनेशन का भी कुछ एक्सेप्शन इसमें दिया गया, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आपका आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 हम लोग के यहाँ पे एक बहुत ही घटिया प्रथा थी अनटचेबिलिटी, जिसको अछूत प्रथा जिसको कहा था। सो उसको अबॉलिश करने के लिए हम लोग ने इसको ऐड किया था ज़बरदस्ती, एंड इट वाज मोस्ट कहा जाएगा सबसे अच्छा कदम ये था कि इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के अंदर एंटर करके रख दिया था कि इसको किसी भी तरीके से निकाला नहीं जा सकता। अनटचेबिलिटी इज़ द वेरी वर्स्ट प्रैक्टिस जो कि काफ़ी सदियों से चली आई थी, आज भी कहीं कहीं पे फॉलो की जाती है। मुझे हंसी आती है कि इतना साल बीत गया लेकिन लोगों की मानसिकता नहीं चेंज हो रही है। ओके, सो अनटचेबिलिटी इंसान को भगवान ने इंसान को बनाया था, इंसान ने अपने अंदर फर्दर सब कैटेगराइजेशन करके रखा है। सो आप समझ के सोच सकते हैं। ओके, सो इसको फंडामेंटल राइट्स का दर्जा देने की वजह से ये आज सबसे पावरफुल एक्ट है। ओके, नेक्स्ट, बाकी ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट्स, ये इसको एम्पावर करने के लिए इसको लाया गया था। ओके, नेक्स्ट, एबॉलिशन। अब इसमें ये याद रखें अनटचेबिलिटी जैसे शब्द को डिफाइन नहीं किया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि वी नो व्हाट इज अनटचेबिलिटी। ओके, एवरीबॉडी नोज कि व्हाट इज अनटचेबिलिटी, सो वी डोंट हैव टू डिफाइन इट सेपरेटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट, अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स, जो आपके टाइटल्स वगैरह हैं उनका अबॉलिशन। जैसे पहले बहुत सारे सवाई माधव सिंह, राय बहादुर, राजा महाराजा, ये उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या फलाना डिमकाना टाइटल्स वगैरह रखते थे, उन सब का अबॉलिशन कर दिया गया था इस आपके आर्टिकल के थ्रू कि भाई जितने भी आपके राजा महाराजा ना, सबका आपका टाइटल वगैरह खत्म हो जाए, राय बहादुर, सवाई बहादुर। और देखोगे, देख के डर जाओगे कि भाई ये तो किसी भी तरीके से बहादुर नहीं लग रहा। ठीक है, सो इन सब का पूरी तरीके से एबॉलिशन। यस, इसके अलावा जो आपके मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आपके लॉयर्स वगैरह, ये सब अपने टाइटल्स वगैरह लगाते हैं तो इनको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा लांस नायक, कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, या जो अदर अदर आपके जनरल, कर्नल, ये सब जो आपके नाम है, ये सब आसानी से यूज़ किया जा सकता है, इनका कोई दिक्कत नहीं, इनके ऊपर कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। ओके, these are not the titles, these are the मेरिट के बेस पे कमाया हुआ कोई होता है। ठीक है, तो इसको किसी भी तरीके से टाइटल्स नहीं गिना जा सकता। ओके, नेक्स्ट, भारत के अंदर अगर कोई सिटीजन को कोई बाहर से कोई टाइटल वगैरह दिया जा रहा है, जैसे कि आपके इंग्लैंड से में एक फेमस टाइटल है सर का टाइटल। ठीक है, तो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ऐसे टाइटल्स वगैरह को जब भी भारत के किसी नागरिक को दिया जाने वाला होगा तो भारत के प्रेसिडेंट से मतलब आपको रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, मतलब एक तरीके से सैंक्शन लेना पड़ता है कि भाई हम लोग उसको ले या ना ले। ओके, नेक्स्ट, बाकी ये सब तो कोई इतना खास नहीं है, गिफ्ट वगैरह का अप्रूवल वगैरह लेना वो सब कोई इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आता है ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप लोग को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। 19, 20, 21, 22, ये आपके मतलब 21A भी रहेगा इसके अंदर। आपके ये जो आपके 4 या ऐसे कैसे 5 आर्टिकल्स हैं, इन पांचों आर्टिकल्स को आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। दिस आर द सोल ऑफ द आपके फंडामेंटल राइट्स का ये बेसिक एरिया है जिसके बारे में आप लोग भूलना नहीं है किसी भी कीमत पे। ओके, सो अगर ब्रीफ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, एक एक को बारी बारी से बताऊंगा, अच्छी तरीके से डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ब्रीफ में याद रखिएगा 19 के अंदर 6 और है, इसके अलावा 7 हुआ करते थे इसमें। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था आपके बीच में, रेसिडेंस और प्रोफेशन के बीच में, लेकिन उसको अबॉलिश कर दिया गया था। जस्ट लाइक मैंने कहा कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको निकाल दिया गया था इन द 1978 के अंदर। तो ये आप लोग को याद रखना है। बाकी अभी जो बचे हुए वो 6 है। ठीक है, तो कौन कौन से 6 हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ठीक है,
इसके अलावा 20 में क्या कहा गया है, आपके कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस किए गए हैं जिसमें आपके डिटेंशन वगैरह भी आते हैं, वी विल डिस्कस, डोंट वरी। एंड आपका 21 के अंदर पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, ये आपका सबसे वाइडेस्ट मैं कहूँगा आर्टिकल है, इससे वाइड कोई आर्टिकल नहीं, इसके अंदर सब कुछ आता है, मतलब सांस लेना भी इसके अंदर आता है, आपका अच्छा खाना खाना, अच्छा पानी पीना, ये भी इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐड करके, हर चीज़ जो भी आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं अच्छी चीज़ें देखूं, खूबसूरती देखूं, ये भी नेचर को देखूं, ग्रीनरी देखूं, ये भी इसके अंदर ऐड किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो इट इज़ अ वेरी वेरी वाइड आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 21A जो है, ये तो एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है, पहले ये DPSP में हुआ करता था, उसको बाद में चेंज करके इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, आगे बात करूंगा। ओके, 22 ये आपका डिटेंशन और अरेस्ट से रिलेटेड एक आएगा, तो इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 19, इन दैट, इसमें आपके जैसे कि मैंने बताया 6 आपके आर्टिकल्स हैं, 6 वो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है, ये आपका होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्म्स लेके आओगे तो फिर गोली खाओगे। नेक्स्ट, एसोसिएशन और यूनियंस बनाने का आपको अधिकार है, आपके भारत में आप कहीं पे भी घूम फिर सकते हो, यहाँ वहाँ आ जा सकते हो, कोई भी बाउंडेशंस वगैरह, विथ वेरी फ्यू बाउंडेशंस वगैरह है जिसके बारे में हम लोगों ने DNS वगैरह बात किया हुआ है। नेक्स्ट, कहीं पे भी रिसाइड कर सकते हो, कहीं पे भी सेटल कर सकते हो, भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हो, रह सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका ये जो मैंने बताया कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको ओमिट कर दिया गया, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आप नेक्स्ट है, किसी भी प्रोफेशन को आप कैरी आउट कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस वगैरह आप कैरी आउट कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशंस वगैरह नहीं। हाँ, ये है कि आप किसी भी, मतलब ऐसे नहीं कि आप कहीं पे जाके डॉक्टर बन जाओगे कि हाँ मैं आज से डॉक्टर बन गया, किसी भी तरीके का मुझे ट्रेड फॉलो करने का नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, प्रोफेशनल ट्रेड्स अलग होंगे। ओके, नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शंस क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, तो ये सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, हेट स्पीच, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दीज आर द फ्यू रिस्ट्रिक्शन जो कि हर एक फंडामेंटल राइट के ऊपर लगभग लागू होता है, कि इन सब का वायलेशन नहीं कर सकता कोई भी फंडामेंटल राइट, इन सब का वायलेशन नहीं कर सकता, इन सब का वायलेशन नहीं कर सकता। ओके, सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस जो कि आपके सुप्रीमली लागू करके रखा गया है आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट, आर्टिकल 20, ठीक है, तो ये क्या है, केस ऑफ कन्विक्शन, इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप फर्स्ट है कि डू नॉट कैन नॉट इनेक्ट एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। फॉर एग्जांपल, कोई एक केस हो गया, मतलब कोई एक इवेंट हो गया 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जैन को कोई एक केस हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम, कोई भी हादसा हुआ, फॉर एग्जांपल कोई भी हादसा वगैरह हो गया, बट उस हादसे के वजह से जो उस समय लॉ है वो उतना हैवी पनिशमेंट नहीं दे पा रहा जितना उसको देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके निर्भया कांड के दौरान हुआ था कि उसमें कुछ उसमें एक बच्चा, उसमें एक ऐसा लड़का था जो कि नाबालिग था, ठीक है, तो उसको मतलब इस बेसिस पे छोड़ दिया गया कि अभी तो नाबालिग है, और हमारा जो अभी करंट लॉ है वो नाबालिगों को मतलब किसी भी तरीके से कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकता। ओके, ये लॉ था। ओके, सो इन दैट केस क्या हुआ कि इसको सिर्फ और सिर्फ कारावास का सजा दिया गया, लेकिन फिर बाद में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया गया जिसके अंदर ये कहा गया कि 16 to 18, जो कि मतलब अगर इस दौरान किसी भी व्यक्ति ने कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया है तो उसका मेंटल कंडीशन देख के हम लोग उसको कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें डाली गई। तो ये आपका बाद में डाला गया ना, ये एक्ट बाद में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बाद में आया। सो इन दैट केस आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ चलो हम लोग लॉ बना दिया, अब इस व्यक्ति को वापस से पकड़ो, अब इसका जो कैद का था उसको पहले कैपिटल पनिशमेंट देके इसको, इसकी मुंडी अलग करो, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब क्राइम होने के समय जो लॉ था सिर्फ उसी के बेसिस पे काम किया जा सकता है, उसी के बेसिस पे जजमेंट पास किया जा सकता है, उसी के बेसिस पे सजा सुनाई जा सकती है, वर्डिक दी जा सकती है। उसके आगे लॉ में कोई भी चेंजेस हो जाए, उस डेट के आगे कोई भी लॉ में चेंजेस हो जाए, मान्य नहीं होगा। एक्सपोस्ट फैक्टर आप ले जाके उनको क्रिमिनली नहीं वो कर सकते। ओके, नेक्स्ट, डबल जियोपार्डी के प्रैक्टिस को इग्नोर करना या बंद करना, ठीक है। डबल जियोपार्डी मतलब एक ही कोई भी पनिशमेंट, एक ही क्राइम के लिए दो दो बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। हाँ, इसमें आपका ऑफिशियल पनिशमेंट अलग हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि
किसी एक व्यक्ति ने कहीं बाहर किसी का खून कर दिया, ओके। वो ऑफिस भी जाता है, ठीक है, ऑफिस भी जाता है, और मतलब वर्किंग पर्सन है, कहीं पे आते जाते उसने किसी का खून कर दिया, गुस्से में आके किसी का खून कर दिया। सो इन दैट केस उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग गया, उसके ऊपर मतलब ये सब चीज़ें हो गई, उसके ऊपर क्या बोलते हैं मर्डर के चार्जेस वगैरह लग गए। और ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑफिस वाले हैं वो अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करके इसको काम से निकाल दे, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। दिस विल नॉट बी टेकन एज ए डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मतलब जो आपका लॉ की तरफ से आ रहा है, तो लॉ की तरफ से सिर्फ एक ही केस बनेगा मर्डर का। ऐसा नहीं कि फिर इसने स्ट्रैंगल किया तो उसको अटेम्प्ट टू मर्डर या ऐसा वैसा कुछ भी करने का नहीं, सिर्फ एक ही केस बनेगा। और बार बार उसको डबल, ऐसा नहीं कि भाई एक केस में चल रहा है, एक हाई कोर्ट में चल रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट ने 10 साल का सजा सुना है, सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल का सजा सुना है, दोनों को जोड़ दो, 24 साल तक इसको जेल में बंद कर दो, ऐसा नहीं किया जा सकता, ओके। दिस कैन नॉट बी डन, ओके। नेक्स्ट है नॉट टू कंपेल एन इंडिविजुअल फॉर सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग, ओके। व्हाट डज सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स? इट मीन्स कि आप कभी भी किसी को भी इस हद तक नहीं फोर्स कर सकते कि अपने खिलाफ गवाही दे, ठीक है। जैसे कि मूवीज वगैरह में नहीं दिखाते कि मार मार के उनको उनसे सारे कबूलवा लेते हैं, वो ऐसा एक्चुअली ऐसा प्रैक्टिस किया नहीं जा सकता। दैट इज नॉट एट ऑल वैलिड, ओके। ऐसा नहीं किया जा सकता एक्चुअली में। आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं करवा सकते। आर्टिकल 20 ये कहता है कि भाई आप किसी को सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं करवा सकते, उसको अपने ही खिलाफ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यस, आप उससे फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक डिटेल्स वगैरह ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशंस वगैरह नहीं है। आप मतलब फिंगरप्रिंट, राइटिंग स्किल, ये सब जो चीज़ें होती है ना, अक्सर फॉरेंसिक्स वगैरह को चाहिए होता है, उन सब के लिए ब्लड के सैंपल्स वगैरह इन सब को आसानी से कर सकते हैं, उन सबको लिया जा सकता है, उनको सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं लिया काउंट किया जाता। तो आप सेल्फ इंक्रिमिनेट कभी किसी को नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 21, इसके बारे में तो कुछ भी बात ही ना कीजिए। दिस इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। सो इट इज मतलब ये बाउंडलेस है, इसका कोई भी मतलब बाउंडेशन नहीं। मतलब अगर मुझे इसमें लिस्ट डाउन करना होता कि कितने कितने राइट्स इसके अंदर आते हैं, तो मेरे ख्याल से 8-10 स्लाइड्स तो मुझे अभी से भर देना पड़ता कि ये राइट आता है, वो राइट आता है, वो राइट है। राइट टू इंटरनेट, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्पीक, राइट टू ब्रीद, राइट टू हैव अ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। आप बाकी सब क्या क्या समझ सकते हो? मतलब आपको कई सारे एग्जांपल बता सकता हूँ कि एक तो मुझे फेमस एग्जांपल जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं उस समय बहुत ही छोटा था, तो उस समय मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में। सो आपकी जो स्वर्गीय सुश्री लता मंगेशकर जी थी, उनके घर के उनका जो फ्लैट है उसके बगल में से एक हाईवे गया था, तो हाईवे से बहुत आवाज़ आती थी, तो उनको बहुत डिस्टरबेंस वगैरह होती थी, तो उन्होंने इस राइट टू लाइफ के लिए केस किया था। इट इज़ अ वेरी फेमस केस, मुझे अच्छे तरीके से याद है। और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए यहाँ पे एक बड़ा सा क्या बोलते हैं लोहे का फिल्टर शेड वगैरह लगवाया बीच में, ताकि क्या बोलते हैं आवाज़ उस तरफ ना जाए। एंड उसके वजह से इनका जो क्या बोलते हैं अपार्टमेंट है उसके अंदर आवाज़ जाना बहुत ही कम हो गया, बहुत ही रिड्यूस हो गया, और गाड़ियाँ वगैरह इस तरह से। आज भी ये शेड ऐसा कैसा ही लगा है, कई बार मैंने देखा हुआ है इसको। सो उनके अपार्टमेंट के जस्ट बगल से ये जाता है हाईवे, ओके। सो दिस मतलब इन्होंने सिर्फ इस केस को कहा कि आर्टिकल 21 का मेरा वायलेशन हो रहा है, सो सुप्रीम कोर्ट ने इसको फोर्स किया एंड गवर्नमेंट हैड टू रेस्पॉन्ड, ओके। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल है आपका आर्टिकल 21, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 21A, इट वाज एडेड बाय द 86th अमेंडमेंट इन द 2002, ठीक है। 2002 में इसको ऐड किया था राइट टू एजुकेशन के नाम से, ठीक है। राइट टू एजुकेशन बाद में इसके ऊपर एक्ट भी बनेगा, 2005 में इसको एक्ट बनाया जाएगा। लेकिन आप लोग को बता दूं कि ये जो आर्टिकल ऐड किया गया था फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपके 86 के अंदर, कि भाई ये भी याद रखिएगा, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर मतलब नेशनल इमरजेंसी भी रहेगा, तो आपका आर्टिकल 20 और 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते, ओके। सो 21A जो है वो 21 के नीचे आता है, सबसेक्शन आ जाता है, ठीक है। सो जब 21 को नहीं सस्पेंड कर सकते, 21A को भी सस्पेंड नहीं कर सकते, ओके। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी है, लोगों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि जनरली हम लोग 21A को अलग से पढ़ते हैं, बट इट इज़ अ सब पार्ट ऑफ 21, ओके। It is not a separate article, it is sub part of 21, okay. So you have to study it like that, okay. सो ये पहले आपका आर्टिकल 45 में होता था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर पार्ट 4 के अंदर, लेकिन उसको फिर वहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया गया, और इसके अंदर 16
6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे लोगों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन की बात की जा रही है, वो सब फ्री है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 22, ठीक है। ये क्या कहता है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करता है जो कि है अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट है, अगर कोई भी पर्सन को अगर पकड़ लिया गया तो उसके अरेस्ट करने का रीज़न उसको तुरंत बता देना चाहिए ताकि वो अपने डिफेंस की तैयारी कर सके। ओके, दिस आर द, ये वहाँ पे 1 होना चाहिए था, ये 2 होना चाहिए था, ये 3 होना चाहिए, ठीक है। ये 1 2 3 होना चाहिए था, यहाँ पे पॉइंट्स रह गए, आप लोग याद रखिएगा। 3 प्रोसीजर राइट्स है इसके अंदर, तो आप लोगों को तीनों पता होना है। फर्स्ट है कि भाई जैसे आपने अरेस्ट किया तो उसको जितना जल्दी हो सके उसको रीज़न बता देना चाहिए। किसी को भी पकड़ लिया गया है तो उसको बताना चाहिए कि भाई आपको पकड़ा क्यों गया है, सो दैट वो अपने डिफेंस का कार्यक्रम शुरू करवा सके। ऐसा ना हो कि भाई उसको लेके जाओ, 5 6 डंडे लगा दो, अच्छी तरीके से पीट उठ लो, जब आपका मतलब मन भर जाए तो उसको बताओ कि भाई तुझे इसलिए पकड़ के लेके आया। ऐसा नहीं कर सकते आप। उनको पहले मतलब उनको तुरंत रीजन बताना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के अंदर तुरंत तुरंत उसके पास ले जाके जमा करना होगा। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास ले जाके उनको उस व्यक्ति को जो जिसको अरेस्ट किया गया उसको ले जाके तुरंत पहुंचाना पड़ेगा, उसको सामने खड़ा करना पड़ेगा और मतलब जो भी केस है वो बताना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, कस्टडी तभी रखी जा सकती है जब आपके मजिस्ट्रेट समय देंगे। जैसे आप भी जब आगे चल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाओगे, सो यू हैव द अथॉरिटी कि कितने समय तक रखना है, क्यों रखना है, वो सब सारा का सारा समय कब कैसे क्यों, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही इंचार्ज होगा। कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट, इसके अंदर में कुछ आपके एक्सेप्शंस दिए गए जैसे कि सारे में होते हैं। सो ये आपके एनिमी एलियंस को नहीं दिया है। जैसे पाकिस्तान या फिर चाइना से अगर कोई भी व्यक्ति आता है उसको हम लोग रिटेन करके रख लिया, तो उसके उसके लिए ये सारे के सारी चीज़ें लागू नहीं होती, ये तीनों चीज़ें इसके ऊपर लागू नहीं होती। ओके, नेक्स्ट, अरेस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए था, तो इस यहाँ पे 1 लिखा हो। ओके, तो यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत किया जा सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कैसे होता है, 2 टाइप के आपके डिटेंशन होता है। एक तो पनिटिव डिटेंशन होता है, एक तो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। ओके, पनिटिव डिटेंशन मतलब जिसमें क्राइम हैज बीन कमिटेड, ठीक है। जब क्राइम कमिट हो चुका है और आपने उसको पकड़ लिया है, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल वगैरह चालू है, तब आपने उसको पकड़ के रखा है पूछताछ जानकारी वगैरह लेने के लिए, जो देखते हैं ना मूवीज में जिस वक्त कुटमस होती रहती है, तो कुटमस का जो समय है वो पनिटिव डिटेंशन। ओके, सो क्राइम हो चुका है और उससे ट्रायल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस दौरान आप पकड़ के रखते हो, सो दैट इज पनिटिव डिटेंशन। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, जब आपका क्राइम हुआ नहीं है लेकिन यू हैव वेरी डिटेल फैक्ट्स और आपको सारे एविडेंसेस पता है कि हाँ भाई क्राइम इज गोइंग टू हैपन, आपको सस्पिशन हो चुका है, आपको मतलब पूरी तरीके से कहते हैं कि गारंटी हो चुका है कि हाँ भाई यही व्यक्ति ऐसा ऐसा करने वाला है, सो यू कैन गो फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन कि हाँ पहले ही आपने उसके ऊपर अटैक करके उसको जेल में बंद करके रख दिया कि भाई ये कोई एक्ट कर ही ना पाए। ओके, बट इवन देन आपका जो डिटेंशन होगा वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर इससे ज़्यादा हम लोग को बढ़ाना है तो एक हाई कोर्ट के जज के क्या बोलते हैं अंडर एक कमिटी बनाई जाती है, उसके रिकमेंडेशन पे किया जाता है। ओके, सो दिस आर ऑल द लॉज आपका 19 से लेके 22 का। सो 19 से लेके 22 का जो आर्टिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एज आई सेड बिफोर, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड यू हैव टू रीड देम बाय हार्ट देम एनी हाउ, जैसे आपकी मर्जी करे वैसे आप लोगों को याद करके रखना है। वैसे आर्टिकल्स आपको सारे के सारे याद करके रखने हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के 12 से लेके 35 तक, लेकिन इनको तो आपको किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है और इनके जो बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने बताई है उन सबको भूलना नहीं है। दिस इज छोटा सा एक फोटो है जिसमें सारे के सारे आर्टिकल्स को डिटेल में यहाँ पे छोटे छोटे में करके जितना हो सका उतना कोशिश करके यहाँ पे दिखा दिया गया है, बट यू हैव टू स्टडी वापस से, ठीक है। और लक्ष्मीकांत का दामन नहीं छोड़ना है, इसको आपको जरूर पढ़ना है। ओके, सो दिस आर आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 21A, 22, ठीक है। सो यू हैव टू स्टडी ऑल द। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब आपका नेक्स्ट सेक्शन आएगा, राइट टू फ्रीडम हम लोग का हो गया, जिसके अंदर आपका 19, 20, 21, 21A, 22 ये सब आते थे, तो वो आपका राइट टू फ्रीडम हो गया। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके अंदर 2 आर्टिकल्स हैं जो कि आपका आर्टिकल फर्स्ट है
23 के मतलब आर्टिकल 23 है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। जो आपके यहाँ पे बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, या फिर ह्यूमन बींग्स का ट्रैफिक जो बेगिंग वगैरह कराते थे ज़बरदस्ती, उन सब के ऊपर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन लागू होता है। हालांकि हमारे यहाँ पे अभी भी जानते हैं कि ये सब चीज़ें होती रहती हैं, बेगिंग वगैरह कराते हैं पैसों के लिए, काफ़ी सारा एक्सप्लॉयटेशन होता ही रहता है। सो दिस इज स्टिल, लेकिन ये है कि अगर आप उसको कंप्लेन करोगे तो यू दे विल एक्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स है, उसको एक्ट करना ही पड़ेगा। ओके, फिर ये चाहे पब्लिक एक्शन हो या प्राइवेट एक्शन हो, ठीक है, कोई भी हो, इसमें आसानी से किया जा सकता है। ओके, लेकिन इसमें एक चीज़ का एक्सेप्शन दिया गया है, कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, इसमें कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज को आपको एक्सेप्शन दिया गया। मतलब ऐसा केस नहीं आ सकता कि मतलब अगर कल को कोई मतलब नेशनल इमरजेंसी के केस में अगर मिलिट्री सर्विसेज को कंपलसरी करा दिया जाता है कि एवरी यंग पर्सन हैज़ टू डू द मिलिट्री सर्विसेज करनी ही पड़ेगी, तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि इट विल बी अ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग या फिर फोर्स्ड लेबर है, उसको ज़बरदस्ती हम लोग को काम कराया जाता है, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये कोई मतलब केस नहीं होगा, ये एक्सेप्शन में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, मोस्टली डेंजरस फैक्ट्री से रिलेटेड ये एक्ट भी बन के तैयार है, बहुत अच्छे तरीके से लागू भी किया है, काफ़ी इसमें इसने बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट्स वगैरह भी पैदा किए। ये आपका आर्टिकल 24 है, जिसके अंदर चिल्ड्रंस को फैक्ट्रीज के अंदर काम करने, मोस्टली जो डेंजरस फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर काम करने से रोकने के लिए या उन लोग को वहाँ से दूर रखने के लिए ये एक्ट को लाया गया था। इनको ऐसे हार्मलेस एक्टिविटीज़ में प्रोहिबिट करने का कोई वो नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जैसे फूल वगैरह का गुच्छा वगैरह बना के आजकल बच्चे लोग बहुत रोड वगैरह के आसपास अक्सर पिकनिक स्पॉट्स पे आप लोग जाओगे तो वहाँ पे आप लोग को दिख जाएंगे, तो ये सब हार्मलेस है ना, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे लोग कर सकते हैं। और ऑल्सो इसके अलावा अगर वो चाहे तो अपने पारिवारिक कोई काम के अंदर हाथ बटा सकते हैं, लेकिन उसमें भी हार्मलेस एक्टिविटीज़ भी करना है, हार्मफुल एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं करना है। पता चला कि वो तो तलवार बना रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, बंदूक बंदूक चलाना सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, दिस आर एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड। ओके, सो इनफैक्ट ये है आपका एक्ट, आपका प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड्स एक्ट 2005, जिसके अंदर आपके चाइल्ड राइट्स को सिक्योर करके रखा है। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आई नो वीडियो इज गेटिंग थोड़ा सा लॉन्गर, लेकिन आप लोग ये देखिए कि कहीं पे भी मैं रुका नहीं हूँ, कहीं पे मैंने टाइम पास नहीं किया है। एवरी क्लॉज हैज़ बीन रेस्पेक्टेड, जो भी हो सकता है वो सारे के सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही है और डिटेल में डिस्कस की जा रही है। सो प्लीज़ बेयर विथ मी, आगे आप लोग को सारा का सारा डिटेल होना ही चाहिए। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके, 2015 बोला, आर्टिकल 25 आपका फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन को गारंटी करता है, कि आप अपने रिलीजन को किसी भी तरीके से मान सकते हो, उसको किसी भी तरीके से प्रोफेस कर सकते हो, मतलब अपना सकते हो, उसका पालन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट करना चाहो तो वैसा भी कर सकते हो, मतलब उसके टीनेंट्स को बता सकते हो। यस, फोर्स कन्वर्जन इसके अंदर नहीं आता। ओके, फोर्सिबल कन्वेंशन इज नॉट अलाउड, ये आपके सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को अलाउड है। ठीक है, देख सकते हैं आपका 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, दीज आर ऑल द जो कि आपके सिटीजन्स को दिया गया, तो ये आपके सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को भी दिया गया है। ओके, ये रिचुअल्स प्रैक्टिसेस दोनों के ऊपर लागू किया जाता है। इतना डिटेल में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं। रिचुअल्स मतलब जो आप लोग अक्सर घरों पे शादी वगैरह जैसे होते हैं तो उसमें बहुत सारे रस्में होती हैं, तो दीज आर रिचुअल्स। ओके, प्रैक्टिसेस मतलब जैसे कि कोई एक इवेंट है, जैसे आपके दिवाली का कोई फेस्टिवल होता है, दिवाली के समय में कुछ कुछ प्रैक्टिसेस होती है, वो ऐसा किया ही जाता है, वो वैसा किया ही जाता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन वो वैसा ही किया जाता है। ठीक है, काफ़ी एंशियंट समय से चला है, तो दैट इज़ अ प्रैक्टिस। ओके, इंडिविजुअल राइट्स के ऐसे ये सब कोई इसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कर सकती है स्टेट, अगर वो चाहे तो, अगर उसको लगता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कोई भी गड़बड़ी हो रही है तो उसको रेगुलेट कर सकती है। एंड चाहे तो सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के लिए वो काम कर सकते हैं, स्टेट्स रिलीजन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है अगर उसको लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। ओके, नेक्स्ट आपका 26 आर्टिकल 26 जो है वो आपके मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात की जा रही है। इसमें हम लोग इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं प्रॉपर्टी को फॉर द रिलीजियस पर्पस ओनली। ओके, अपने अपने खुद के स्वार्थ के लिए। ओके,
इस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकता है रिलीजियस पर्पस के लिए। रिलीजियस डिनोमिनेशंस को ये राइट गारंटी की जाती है। ओके, नेक्स्ट, कोई भी अदर प्रोविजंस ऑफ द आपके फंडामेंटल राइट्स इसके ऊपर लागू नहीं होंगे। इनका वायलेशन वगैरह हो रहा है तो ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ओवरसीड कर दिया जाएगा बाय द रिलीजियस अफेयर्स। ओके, रिलीजियस डोमिनेशन जो यहाँ पे टर्म आया है इसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि व्हाट इज रिलीजियस डोमिनेशन। सो इट इज द ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन बिलीफ। ओके, ऐसे लोग जो कि एक कॉमन बिलीफ रखते हैं या फिर कोई कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर उसका कोई डिस्टिंक्ट नेम है। ठीक है, जैसे कि आपका अरबिंदो आश्रम है। ठीक है, अरबिंदो आश्रम जो है उसका उसको एक रिलीजियस डोमिनेशन में माना जाता है। ओके, नेक्स्ट 27। ठीक है, आर्टिकल 27 ये है फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ऐसा आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाया जा सकता कि हाँ आप इस धर्म के प्रचार के लिए आपको ये टैक्स दीजिए, आप ऐसा ऐसा टैक्स दीजिए। इसका कोई भी आपके ऊपर बाउंडेशंस नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, दैट इज द फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। लेकिन आपके फीस लगाई जा सकती है। ओके, इसमें टैक्स नहीं लगाया जा सकता लेकिन फीस लगाई जा सकती है। फीस मतलब कोई ऐसा काम है जो कि उस रिलीजन के जैसे कि आपका हज यात्रा। ठीक है, हज यात्रा जो है वो अगर कराई जा रही है तो उसके ऊपर फीस लगाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन टैक्स नहीं जा सकता कि हाँ आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है कि हम लोग को हज यात्रा करवानी है तो हम लोग टैक्स लगा रहे हैं आपके ऊपर, ऐसा नहीं किया जा सकता। फीस लगाई जा सकती है। ओके, नेक्स्ट, सॉरी, आर्टिकल 28। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करना कोई भी आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। मतलब अक्सर ऐसा देखा गया कि जो बच्चे स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं अक्सर वो किसी मतलब अगर वो कॉन्वेंट स्कूल वगैरह में जाते हैं तो अक्सर उन लोग को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में वहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ठीक है, आई हैव मैनी फ्रेंड जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है एंड दे हैव मतलब उन लोग ने अच्छे तरीके से उसको पार्टिसिपेट किया। दैट इज़ वाई मैं बोल रहा हूँ। सो इनफैक्ट मेरे बगल में स्कूल है उसमें ऐसा होता रहता है। सो क्या बोलते हैं, इस सब से भी आपको फ्रीडम दिया जाता है। आपके आर्टिकल 28 में ऐसा कहा गया है कि भाई आप चाहो तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट ना करो, ये आपका पूरी तरीके से फ्रीडम है। ओके, इसमें जो डिवीजन करके रखा है अलग अलग इंस्टीट्यूशन का उसकी बात कर लेते हैं। सो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि पूरी तरीके से स्टेट के फंड से आपके सेटअप किए गए उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को प्रोहिबिट करके रखा गया। याद रखिएगा, ध्यान से सुनेगा, अच्छी तरीके से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के फंड से पूरी तरीके से सेटअप किए गए हैं उनके अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से वैध होगा। ठीक है, अवैध होगा, अवैध बंद किया जाए। ठीक है, प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं किसी स्टेट के द्वारा लेकिन वो किसी ट्रस्ट के द्वारा उस चालू किया गया है तो उसमें यहाँ पे रिलीजियस आपका इंस्ट्रक्शन जो होगा उसको अलाउड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रस्ट हो सकता है, स्वामीनारायण ट्रस्ट है लेकिन ठीक है वो ट्रस्ट के थ्रू अगर किसी ने कोई स्कूल वगैरह बना दिया गया लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, स्टेट कर रही है, तो वहाँ पे स्वामीनारायण ट्रस्ट के थ्रू चलाए जा रहे जो आपके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो चलाए जा सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टेट इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, एडमिनिस्टर भी नहीं किए गए, सेटअप भी नहीं किए गए, सिर्फ रिकॉग्नाइज किए गए, तो वहाँ पे वॉलंटरी बेसिस है। वहाँ की जो क्या बोल सकते हैं जो मैनेजमेंट है वो चाहे तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउ कर सकती है या फिर नॉट अलाउ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि सिर्फ और सिर्फ एड रिसीव कर रहे हैं आपके स्टेट से, पैसे लेते हैं, ग्रांट्स वगैरह उनको मिलता है, तो वहाँ पे भी सेम वॉलंटरी बेसिस पे है। ओके, नेक्स्ट 29। ठीक है, कल्चरल एजुकेशन राइट्स। इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, मुझे खुद को बहुत कन्फ्यूजन होता है, सो यू हैव टू स्टडी इट वेरी अच्छी तरीके से। 29 ये है राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ इट्स ओन। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं भारत के अंदर जिनका थोड़ा सा स्क्रिप्ट अलग है, जिनका कल्चर कुछ कुछ अलग है। ठीक है, बहुत सारे मतलब आप उनको आदिवासी जैसे आप समझ सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं। ठीक है, तो इनका बहुत सारा कल्चर आपके नॉर्मल जो मेनलैंड इंडिया में कल्चर फॉलो किया जाए उससे थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन उनको पूरा अधिकार दिया गया है बाय द आर्टिकल 29 कि वो अपने सारे के सारे कल्चरल पार्ट को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने लैंग्वेज को, अपने जो भी उनके रिचुअल्स वगैरह उन सबको सिक्योर करके रख सकें, उनको कंजर्व करके रख सकें फॉर द फ्यूचर जनरेशन, उनको पूरे तरीके से
जैसे अधिकार है उनको कोई भी थोप नहीं सकता, अपने अपने मेजॉरिटी के कुछ भी वो सब चीज़ें उनके ऊपर थोपी नहीं जा सकती। ओके, सो दिस ये क्या है, ये आपका एक आपका फंडामेंटल राइट्स है। ओके, नेक्स्ट, ये आपका मेजॉरिटी और मिनॉरिटी दोनों की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी के ऊपर ही, माइनॉरिटी के ऊपर ही काम नहीं हो रहा है, ये मेजॉरिटी के ऊपर भी है। ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी जगह पे ऐसा हो सकता है कि जैसे हिंदू पॉपुलेशन जो है वो भारत के अंदर मेजॉरिटी है। ओके, सो ऐसा बहुत सारे, जैसे नागालैंड को आप ले लीजिए, नागालैंड में हिंदूज आर मिनॉरिटी। ठीक है, सो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं आपके सिर्फ आप यहाँ पे मेजॉरिटी में हो तो आपके ऊपर ये लागू नहीं होगा, यहाँ पे आपके ऊपर लागू हो सकता है। ओके, सेम अप्लाइज टू पूरे भारत के अंदर भी। अगर कोई ऐसा डिस्टिंक्ट चीज़ है जो कि मेजॉरिटी का मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है उसका कोई एक डिस्टिंक्ट चीज़ है, जैसे कि कोई भी स्क्रिप्ट हो सकती है। ठीक है, जैसे एक स्क्रिप्ट है, मुझे याद नहीं आ रहा, बंगाल में, आई रिमेंबर बंगाल और उड़ीसा के आसपास वो स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी, वो विलुप्त हो चुके, तो उसको आप बहुत मतलब कोशिश की जाए उसको संभाल के रखने के लिए। ठीक है, सो इट इज़ ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 29। ठीक है, किसी डीएनएस में हम लोगों ने बात किया था, मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है, बट उसका नाम नहीं याद आ रहा उस स्क्रिप्ट का। ओके, शंखी लिपि, यस, शंखी लिपि, शंखी स्क्रिप्ट था, यस, आई रिमेम्बर अच्छी तरीके से। ठीक है, ये आपका कौन स्क्रिप्ट जिसको, या शंख स्क्रिप्ट जिसको बोल सकते हैं, वो स्क्रिप्ट था जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है, ये मुझे अच्छी तरीके से याद आएगा। वेरी गुड, एक्सेप्शनल, क्या दिमाग है मेरा। ओके, नेक्स्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकते, मतलब अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को नहीं, ऐसे रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के जो भी आपके रिलीजियस आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, वो चाहे तो अपने हिसाब से वो क्या बोलते हैं एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशंस नहीं होंगे। ओके, बट अगर उनके अंदर कोई गड़बड़ी वगैरह हो रही है तो उस केस में स्टेट कैन इंटरफेयर। ओके, वेरी फ्यू केसेस में स्टेट के पास ये राइट्स है कि वो इंटरफेयर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 32, इट इज़ द बेस। आर्टिकल 31 मैंने बताया नहीं है, आर्टिकल 31 जो है वो आप लोग को मैंने बताया नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 31 मैंने आप लोग को बताया कि आपका राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो आपका आर्टिकल 31 में मेंशन किया गया था, तो 31 को हटा दिया गया, लेकिन 31A, 31B और 31C वैसा का वैसा है, तो हम लोग उसको लास्ट में लेने वाले हैं। दोज आर एक्सेप्शन। ठीक है, वो एक्सेप्शन है आपके पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, तो उसको हम लोग लास्ट में लेने वाले हैं, ABC उसको हम लोग लास्ट में लेने वाले हैं। उससे पहले हम लोग देखें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जो कि आपका आर्टिकल 32 है। ठीक है, इसके अंदर आपके रिट्स दिए गए, 5 रिट्स मेंशन किए गए हैं, जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट्स को वो लागू करके फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करके रख सकता है, फंडामेंटल राइट्स को बचा सकता है, किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने से रोक सकता है। ठीक है, सो इन दैट केस आप सीधा, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट विल बी बाउंड बाय द, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर चूंकि मेंशन किया गया रिट्स, दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट विल बी बाउंड टू अलाउ फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ओके, सो हम लोगों ने कहाँ से बोरो किया है, ये सब आप लोग को पढ़ना तो सब पढ़ सकते हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कमिंग डायरेक्टली टू द रिट्स हम लोग कई बार डीएनएस में बात की गई है, कई बार बात की गई। अगर आप लोग रेगुलर फॉलोअर है रिट्स के, तो आप लोग इसको सिर्फ और सिर्फ कर्सरी नज़र से देख के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग नहीं फॉलो किया है तो प्लीज़ डीएनएस भी फॉलो कीजिए और इसको भी देख लीजिए। ओके, हेबस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, हेबस कॉर्पस का मतलब ये होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, टू हैव द बॉडी ऑफ मतलब किसी को जबरदस्ती पकड़ के रखना, दैट इज द हेबस कॉर्पस। अगर किसी ने किसी को जबरदस्ती बंदी बना के रखा है किसी भी केसेस में, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति हो चाहे फिर वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, वो अगर बना के रखता है किसी को बंदी, तो इन दैट केस हेबस कॉर्पस का रिट जो है वो उसको बचाव कर सकता है। ठीक है, हेबस कॉर्पस का रिट आपका सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा और वो बोलेगा कि भाई मुझे फिजिकल प्रेजेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आप मुझे ये साक्ष्य दिखाओ कि आपने किस बेसिस पे उसको अपने यहाँ पे बंदी बना के रखा हुआ है। अगर वो साक्ष्य देख के, एविडेंसेस देख के वो समझ जाता है कि हाँ डिटेंशन इज लॉफुल, तो फिर उसको गो अहेड करेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं डिटेंशन इज अनलॉफुल, सो इट विल बी क्वास्ड एंड द पर्सन विल बी सेट फ्री। ओके, सो ये मैंने आप लोग बता दिया, डिटेंशन इज लॉफुल और नो कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द कोर्ट अगर है तो फिर इन दैट केस भी आपका इसको मतलब हैबस कॉर्पस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आपका कॉम्पिटेंट
कोर्ट क्या बोलते हैं डिटेंशन वगैरह करा सकती है, इन दैट केस भी इसको लागू नहीं किया जा सकता है। मतलब एक कोर्ट, अगर कोर्ट अपनी तरफ से कोई डिटेंशन करा रही है तो उसके खिलाफ आप हेबस कॉर्पस में नहीं जा सकते। एंड नेक्स्ट, अगर कोई जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर डिटेंशन वगैरह कराई जा रही है तो इन दैट केस भी हेबस कॉर्पस वगैरह नहीं कर, पता चला कि वो अमेरिका में उसको पकड़ के रख लिया गया तो यहाँ पे हेबस कॉर्पस आप चलाओगे तो ऐसे काम नहीं बनने वाला। ओके, नेक्स्ट, मैंडेमस। मैंडेमस मतलब वी कमांड, वी कमांड, ठीक है, इट मीन्स वी कमांड। इसमें क्या होता है, आपका जो हायर अथॉरिटी है वो आपके लोअर अथॉरिटी को, मतलब आपका जो जुडिशरी है वो किसी भी पब्लिक ऑफिसर को बोलती है कि भाई अपना काम करो, जो आप करने से चूक रहे हो वो आप करो, ठीक है। सो यू हैव टू परफॉर्म योर ऑफिशियल ड्यूटी, पब्लिक ऑफिशियल का जो आपका ड्यूटी है वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। दैट इज द मैंडेमस का रेट का पावर। ओके, नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट जाने की इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो है टाइम लिमिट से कुछ ज़्यादा पहुँच गए, एक घंटे का वीडियो बनने के कगार पे आ चुका है। सो वी हैव टू थोड़ा सा फटाफट जाना पड़ेगा। अब आपके कुछ ही आर्टिकल्स बच गए हैं और उसके बाद लास्ट में आपका क्रिटिसिज्म बाकी है। सो मोस्टली थोड़ा सा और जाएगा, लेकिन इट इज़ वर्थ इट। आई एम कंटिन्यूसली टेलिंग, फंडामेंटल राइट्स का ये वीडियो थरो होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं छूटने वाला। ओके, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। इसमें हम लोग फोरबिड करते हैं, उसमें हम लोग ने काम करने को कहा था, यहाँ पे हम लोग उसको फोरबिड कर रहे हैं, भाई आप काम मत करो, ठीक है। इसमें हम लोग लोअर कोर्ट को हायर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है कि भाई आप इस काम को मत करो। क्यों? क्योंकि ये आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, आप अपनी जुरिस्डिक्शन के लिमिट को पार कर रहे हो। ओके, सो यू हैव टू स्टे इन योर लिमिट्स। ओके, सो इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया तो वो हाई कोर्ट के ऊपर बोल सकता है कि ये वाला जो केस है वो आपको मुझे ट्रांसफर करना है क्योंकि ये आपके काम का नहीं है। ओके, दिस इज द प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है सर्चियोर राइट, ठीक है। ये आपका क्या कह सकते हैं, एक इसमें इसमें अगर बताओ तो इसमें क्या है कि ये लगभग लगभग प्रोहिबिशन जैसा ही है, इसमें भी आपका प्रोहिबिशन जैसा ही काम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, ये आपका किसी जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए ही सिर्फ और सिर्फ लागू है, लेकिन ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। श्योर है, इसमें भी सेम ऐसा ही कुछ होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के ऊपर के पास कोई अगर केस वगैरह है तो आपका जो जुडिशरी है वो अपने पास एक केस को खींचेगी या फिर उससे बोलेगी कि भाई इसके ऊपर क्या काम हो रहा है, वो उसके ऊपर बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। ओके, तो दिस इज जस्ट लाइक प्रोहिबिशन, बट इट इज मोर ऑफ वर्क ओरिएंटेड, मतलब काम कराने के लिए, यहाँ पे इसको इनहिबिट करता है, रोकता है, लेकिन यहाँ पे काम हुआ है कि नहीं, कैसा हो रहा है उसके ऊपर देखता है। ओके, को वारंट, दिस इज मीन्स बाय विच वारंट, आप किस अधिकार से इस पद पे बैठे हो ये पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, सो अगर किसी को लगता है कि हाँ वो उस पद के लायक नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, सो सर्च ये को वारंट केस उसके ऊपर लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इससे पूछेगा कि भाई आपका वारंट आप मुझे बताइए, आप अपनी एलिजिबिलिटी बताइए कि आप किस अधिकार से, को वारंट हो, आप किस अधिकार से इस पद पे बैठे हो। अगर उसने प्रूव कर दिया कि यस एलिजिबल हूँ तो फिर भाई इसको कॉश कर दिया जाएगा। अगर उसने नहीं प्रूव कर पाया कि वो किस अधिकार से यहाँ पे बैठा हुआ है तो फिर इसको वहां से पद से निकाला जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आर्म फोर्सेस और फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं। आपका आर्टिकल 33 के अंदर पार्लियामेंट को एम्पावरमेंट किया गया है कि भाई किसी भी तरीके से आपके आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस, एनालॉगस फोर्सेस, नॉन एनालॉगस फोर्स, जितने भी फोर्सेस हैं उन सब के अंदर मेंटेन ऑफ द डिसिप्लिन एंड डिस्चार्जमेंट ऑफ द ड्यूटीज के लिए दो ही क्राइटेरिया, मेंटेनमेंट ऑफ द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, और डिस्चार्जमेंट ऑफ द ड्यूटी के लिए आर्म फोर्सेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कि वो फंडामेंटल राइट्स का रास्ता ना ले। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कई सारा ऐसा केसेस हो सकता है जिसमें आपके जो स्टाफ होंगे, आपके आर्म फोर्सेस के जो स्टाफ होंगे, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या राइट टू मूवमेंट, ऐसे बहुत सारे राइट्स वगैरह का कर्टेलमेंट किया जाएगा जानबूझ के, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में बार बार पहुंचते रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट देखो मेरा फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। पर ये आर्म फोर्सेस के ऊपर ये चीज़ें लागू नहीं होंगी वाइल दे आर ऑन द ड्यूटी। वाई? बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड दे हैव टू डिस्चार्ज द ड्यूटी। ओके, सो दिस इज ऑल। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है
मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 34 के अंदर मेंशन किया गया कि अगर मार्शल लॉ किसी एरिया में लगा दिया जाता है, मार्शल लॉ मतलब वो एरिया पूरा का पूरा जो है वो आपका किसी बहुत ही ऐसे डिस्टरबेंस से झेल रहा है, जिसकी वजह से उसको आर्मी के हवाले कर दिया जाता है, ठीक है। आर्मी के हवाले कर दिया जाता है टू री इन्फोर्स पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर को वहां पर से लाने के लिए। तो दैट इज नोन एज मार्शल लॉ, ठीक है। जैसे आप लोग को अगर पता होगा तो जलियनवाला बाग मैसेकर के दौरान आपका पूरा का पूरा जो अमृतसर शहर था वो मार्शल लॉ के अधीन चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद भी काफ़ी समय तक मार्शल लॉ के अधीन चला था। सो ये मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि भाई पूरे एरिया में ये किसी ये स्टेट इमरजेंसी की बात नहीं हो रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी की बात नहीं हो, नेशनल इमरजेंसी की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है मार्शल लॉ की। मार्शल लॉ इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। ये छोटे से एरिया में भी लगाया जा सकता है और बहुत बड़े एरिया में भी लगाया जा सकता है। इसमें एक पूरा का पूरा जो रीजन होता है उसको आर्मी के हवाले कर दिया जाता है कि आर्मी आप इसमें लॉ एंड ऑर्डर लागू करके फिर हम लोग को इसको वापस सुपुर्द कर दो। ओके, सो दिस इज द मार्शल लॉ। अगर इसके बीच में डिफरेंस देख लें नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ के बीच में, तो ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है आपका मार्शल लॉ। लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, स्टेट स्टेट रिलेशन, बहुत सारी चीज़ों को ये आपका क्या बोलते हैं इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है ये गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट सबको सस्पेंड कर देता है उस जगह पे, पूरी तरीके से मशीनरी गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सब लोग अपने तरीके से काम करते ही रहते हैं, कोई किसी को सस्पेंड नहीं करता, कोई किसी भी तरीके से वायलेशन नहीं होता। ओके, यहाँ पे मेन जो काम होता है वो होता है रीस्टोरिंग ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई वॉर हो रहा है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है या फिर आर्म रिबेलियन हो रहा है, सो इन दैट केस हम लोग इसको लागू करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से डिसफंक्शन हो चुका है। ओके, ये किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री में, जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरे के पूरे कंट्री या फिर किसी एक पार्ट में लगाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, इसका कोई भी प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग से लगाने का तरीका, ये सब कुछ नहीं है। सिंपल आपका ब्रिटिश लॉ से चला आ रहा था, उसी तरीके से हम लोग कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे। लेकिन स्पेसिफिक एंड डिटेल प्रोविजन दिया गया है जो हम लोग बाद में इमरजेंसी प्रोविजन में पढ़ने वाले हैं। ओके, आर्टिकल 35, दिस विल बी द लास्ट आर्टिकल, और ये आपका इसके बाद हम लोग क्रिटिसिज्म एंड सिग्निफिकेंस वगैरह देख के वाइंड अप करेंगे। ओके, सो वेरी फ्यू आर्टिकल्स आर रिमेनिंग। फर्स्ट आपके पार्लियामेंट शाल हैव द राइट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर शाल नॉट हैव द राइट टू मेक लॉज ऑन फॉलोइंग प्रोविजन। इस केसेस पे आपके पार्लियामेंट को अधिकार होगा, लेकिन आपके स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो इन चीज़ों के ऊपर लॉ बनाए। कैसा? फर्स्ट, रेसिडेंस को कंडीशन बनाना फॉर द एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन, ठीक है। किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए रेसिडेंस का कंडीशन बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होगा। ओके, किसी भी कोर्ट को अदर देन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को डायरेक्शंस, ऑर्डर, रिट्स जारी करने का, स्पेशली रिट्स की बात की जा रही है, कोई अदर कोर्ट, मतलब अभी तो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने का अधिकार है, लेकिन अगर किसी और कोर्ट को भी अगर ये सब पावर देना है तो फिर उसके लिए पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकती। ओके, किसी भी आर्म फोर्सेस, आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, किसी का भी फोर्सेस का फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होते हुए, एब्रोगेशन करते हुए आप अपना काम करवा के ले रहे हो, सो इन दैट केस आप पार्लियामेंट ही सिर्फ ऐसा लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकती है। अगर indemnify any government or any person for any act done under the operational martial law in that area। अगर कोई एरिया में मार्शल लॉ लगा दिया गया तो उस दौरान कोई भी अगर अत्याचार किया जाता है तो उसके ऊपर बाद में उनके ऊपर अगर केस वगैरह किया जाता है तो उसको इंडेमनीफाई करना, मतलब उनके ऊपर बेवजह का जो क्या बोलते हैं मानहानि करना का जो चीज़ है उससे छूट दिलाने का काम सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स कर सकता है, आपका पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ओके, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो एक्ट है उसके लिए पनिशमेंट वगैरह देने का काम भी आपके पार्लियामेंट कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेशन नहीं कर सकती है। फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिक से रिलेटेड भी जो भी लॉज वगैरह से रिलेटेड पनिशमेंट वगैरह जो है वो भी पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट, एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स, जैसे मैंने बताया 31A, 31B, 31C, ये आपके एक्सेप्शंस हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट है 31A, जो कि आपके कुछ लॉज को जो कि एस्टेट के एक्विजिशन से रिलेटेड, मतलब कोई प्रॉपर्टी का ज़बरदस्ती एक्विजिशन किया जा रहा है तो उससे छूट देने के लिए बनाई जाती है, तो वो आपका आर्टिकल 31 के अंदर दिया गया है। इसके अंदर ऐसे कोई भी स्टेट से के लॉज वगैरह हो सकते हैं जो कि
कौन कौन से अच्छा हाँ, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो है, इनके ग्राउंड का कॉन्ट्रवेशन अगर होता हुआ दिख भी रहा है तो भी इसको छूट दी जाएगी। स्टेट्स का मतलब क्या होता है, जो आपका प्रॉपर्टी है, मतलब जैसे कि आपका कोई एक लैंड है, ठीक है, उसको किसी काम के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर उठा लेती है और आपको मुआवजा वगैरह दे देती है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा इक्वालिटी, इक्वालिटी, राइट टू 19 ये जो है इसके इन्फ्रिंजमेंट होने की वजह से आप ऐसा, आपको मुआवजा मिल गया, आप उसको लेके हट सकते हो, आप ऐसा कर, हाँ केस वगैरह करोगे, लेकिन वही है कि भाई एक्विजिशन ऑफ द स्टेट से रिलेटेड जो आपका एक्ट बनाएगा उससे उसके बाद आपको जो मुआवजा दे दिया गया, तो उसके बाद आप उसके ऊपर केस वगैरह नहीं कर सकते। कोई पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड ज़बरदस्ती काम नहीं है, ओके, ज़बरदस्ती किसी का भी लैंड वगैरह नहीं छीना जा सकता, ओके। फिर इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज हो सकता है, अमेलगमेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, किसी भी कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शेयर होल्डर को मॉडिफिकेशन करना, राइट्स वगैरह को चेंजेस वगैरह करना, या फिर माइनिंग लीसेस वगैरह को चेंजेस वगैरह करना है, इन सब के अंदर आपके क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन करने के दौरान आप एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल्स ऐड कर सकते हो, ओके, फंडामेंटल राइट्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन ये भी जुडिशियल रिव्यू के अधीन आएगा, ओके। इसका ऐसा नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहना, कोई भी चेंजेस वगैरह की जाएंगे तो उसको जुडिशियल रिव्यू के अधीन आना ही पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है आर्टिकल 31B, जो कि आपके कुछ सर्टन एक्ट्स और रेगुलेशंस के वैलिडेशन के लिए, जैसे कि आपके 9 शेड्यूल के, अब तो इसको मतलब अब तो चेंज कर दिया गया है, आपके केशवानंद भारती केस के बाद से इसको चेंज कर दिया गया, लेकिन इससे पहले 9 शेड्यूल के अंदर कुछ भी अगर लॉज वगैरह डाल दिया जाता था तो उसको किसी भी कीमत पे कोई भी जुडिशरी हाथ नहीं लगा सकती थी, ऐसा लॉ बनाया गया था 9 शेड्यूल के लिए। सो दिस वॉज अंडर आपका 31B, ये 9 शेड्यूल जो था वो 31B के अंदर था। सो बाद में इसको ब्लैंकेट बैन को हटा लिया गया, और ये 24 अप्रैल 1973 के बाद से जितने भी आपके केसेस होंगे, उन मतलब जितने भी लॉज 9 शेड्यूल के अंदर डाले जाएंगे उनको क्या बोलते हैं, वैलिडेशन वगैरह या जुडिशियल रिव्यू के अधीन जाना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 31C, सॉरी, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको अगर लागू करने के लिए कोई लॉज वगैरह पास की जा रही है, तो उनको किसी भी कीमत पे आपके 14 या 19 के कॉन्ट्रावेशन में नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये आपका एक सेपरेट लॉ इसके अंदर डाला गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये आर्टिकल 39B और C से रिलेटेड मोस्टली है, वो भी हम लोग वो DPSP में हम लोग बात करने वाले, तो वहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि आपका आर्टिकल 31C जो है वो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर लागू करने के लिए आप कोई लॉ वगैरह जारी करते हो, लॉ बनाते हो, अगर पार्लियामेंट बनाती है, तो उसको किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हाँ वो 14 और 19 का वायलेशन कर रहा है तो हम लोग इसको नल एंड वॉइड करा देते, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट इसके अंदर एक छोटा सा चेंज बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने किया था कि इसको अंदर कोई भी लॉज को डालने का कोशिश किया था, बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉश करके इसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला दिया था, तो वापस उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ओके। लास्टली आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और क्रिटिसिज्म देके खत्म करेंगे। सो फर्स्ट ये बेडरॉक है आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड्स द आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ओके। मटेरियल एंड मॉरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ओके। इंडिविजुअल लिबर्टी का ये हेड है, ये बुलवार्क है, मतलब ये आपका फाउंडेशन है, यही आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी को मेंटेन करके रखता है, ओके। रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने का काम ही ये करता है, ओके। इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज को मेंटेन करने का या प्रोटेक्ट करने का काम भी ये करता है, ओके। सेकुलर फैब्रिक ऑफ द इंडियन स्टेट को मेंटेन करने का काम भी ये करता है, उसको मजबूत करने का काम भी ये करता है, ओके। आपके एब्सोल्यूट अथॉरिटी, किसी भी गवर्नमेंट का जो पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट करने का, लिमिट करने का, उसको चेक में रखने का काम भी ये करता है, ओके। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है, एक्सेसिव लिमिटेशन, बहुत सारे लिमिटेशन, जैसे मैंने आप लोगों को 19 में बताया कितने सारे 7-8 लिमिटेशन उसके अंदर मेंशन किए गए थे। स्टेट का सिक्योरिटी, पब्लिक मोरालिटी, ये सब पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके अंदर दी गई थी, तो वो सारी की सारी चीज़ों के बेसिस पे लिमिटेशन बहुत सारी हमारे ऊपर, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए उसके ऊपर, लेकिन एक्सेप्शंस बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है, तो लिमिटेशन बहुत पैदा करते हैं। नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, आपके जो नो एंड नहीं होना है यहाँ पे, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स होना है, ये एंड यहाँ पे बीच में आ जाएगा, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स आने चाहिए, तो ये आपका DPSP में मेंशन किया गया है, तो उनको यहाँ पे अगर मेंशन करते हैं तो उनका भी एक फंडामेंटल वैल्यू बन जाता, बट उनको सेपरेटली आपके DPSP में डालने की वजह से उनका वैल्यू जो है वो फंडामेंटल नहीं है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बन जाते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं बन पाते, ओके। नेक्स्ट क्लैरिटी नहीं, बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं इनके ऊपर एकदम एब्सोल्यूट क्लैरिटी वगैरह नहीं है, स्पेशली जो आपका रिलीजन वगैरह से रिलेटेड जो लॉज है
उसमें क्लैरिटी वगैरह बहुत कम है। ओके, नो परमानेंसी, बहुत सारे लॉज इसमें परमानेंट नहीं है, ठीक है, टाइम बिंग के लिए आते चले जाते हैं। ओके, सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान इनको सस्पेंड किया जा सकता है। एक्सपेंसिव रेमेडी, आपका कोर्ट में जाके इनके खिलाफ अपना रेमेडी वगैरह पास करना वो बहुत ही बड़ा झंझट बड़ा काम है। एक एक मतलब आपका भले आपने 32 में दे दिया जुरिस्डिक्शन, लेकिन उसको पाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। एक ही सुप्रीम कोर्ट है क्या क्या करने वाला। ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्लॉज इसी के अंदर डाल के रख दिया गया, तो वो तो बहुत ही बड़ा एक तरीके से उसमें आप 3 महीने तक किसी को प्रिवेंट करके रख सकते हो, तो उसका तो फंडामेंटल राइट्स का सारा हनन हो ही रहा है ना। नेक्स्ट है फिलॉसफी का कोई भी इसमें कंसिस्टेंसी नहीं दिखता है, हैप्पीजार्डली किसी भी तरीके से इसको अरेंज करके रखा गया। ओके, सो अलॉन्ग विद दिस वी हैव टू स्टॉप दिस आपका फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे मैंने कई बार आप लोगों को मैंशन किया। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो एक दो बार और जाइएगा, वर्थ इट होगा, आई कैन वाउच फॉर इट। ओके, चलिए इसी के साथ बाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक कैसे पढ़ते हैं, थैंक यू मच, चलिए।